वेलकम क्लास। लास्ट टर्म पर हमने उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ा था और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें कि इसके ऊपर 1 मार्क के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और एक बड़ा क्वेश्चन भी जो है वो इसके ऊपर आता है कि किस प्रकार से तंत्रिका आवेग पर एक बड़ा क्वेश्चन इसके ऊपर आता है, और जो छोटे क्वेश्चंस हैं वो तंत्रिकाओं के प्रकार और इसमें जो टर्म्स आती हैं उनके बारे में आता है। तो एक एक करके और मैं आपको बताता जाऊंगा कि इसमें कि बीच में कि ये लास्ट ईयर्स में कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं वो इसके ऊपर पूछे गए हैं। तो आप सभी लोग इस वीडियो को जो कि मैं इसके बाद पोस्ट करूंगा उसको आप बार बार देखें और अच्छी तरह से समझ लें, क्योंकि इस यूनिट में अब हम जो आगे पढ़ने जा रहे हैं वो तंत्रिका आवेग और एक होगा आपका मसल कॉन्ट्रेक्शन का, पेशी संकुचन का। ये 3 चैप्टर आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट है। एक तो हो गया आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम वाला जो हम पढ़ चुके हैं, उसके पहले हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था, और इसके बाद हम आज पढ़ने जा रहे हैं तंत्रिका आवेग एवं प्रतिवर्ती क्रिया की कार्य। तो इस चैप्टर को हम 3 भागों में बांट करके पढ़ेंगे। सबसे पहले जो एक तो इसका इंट्रोडक्शन, फिर हमारा जो बेसिक फंडामेंटल आर्किटेक्चर है, इसका जो संरचना है वो किस प्रकार की है, उसके बाद में तंत्रिका आवेग, और फिर प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिवर्ती क्रिया पर भी 2 नंबर का क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। सो लेट अस स्टार्ट। तो पिछला जब चैप्टर हम पढ़ रहे थे तभी मैंने आपको ये बताया था कि जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाएं जो हैं वो 2 अलग अलग तंत्रों के द्वारा नियंत्रित होती है। एक तो हो गया आपका एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र, जिसमें कि हार्मोन जो है वो सिक्रीट होते हैं। अब हार्मोन क्या होते हैं? ऐसे रसायन जो कि ग्रंथि विहीन या नलिका विहीन, ग्रंथि विहीन नहीं, नलिका विहीन डक्टलेस ग्लैंड्स जिनको हम कहते हैं, उनके द्वारा सिक्रीट किए जाते हैं, यानी उनमें ग्रंथियां नहीं होती हैं और उनके टारगेट ऑर्गन्स जो हैं वो दूर स्थित होते हैं। इसलिए इनका जो सिक्रीशन है वो ब्लड के द्वारा अपने टारगेट साइट के ऊपर पहुंच करके क्रियाओं को प्रभावित करता है। और एक दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है वो है आपका तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र में क्या होगा कि शरीर की विभिन्न क्रियाओं को तंत्रिका आवेग भेज करके और नियंत्रित किया जाता है। जैसे अभी मैं जो बोल रहा हूं यहाँ पर, तो जो आवाज उत्पन्न हो रही है वो जो वोकल कॉर्ड्स हैं उनके ऊपर प्रवाहित होने वाली हवा के रेजोनेंस या अनुनाद के कारण से हो रही है। इसको कौन नियंत्रित कर रहा है? तंत्रिकाएं। या जैसे जब हम मूवमेंट करते हैं, गति करते हैं, तो उसमें भी आपके जो हाथ या पैर जो हिल रहे हैं वो पेशियों के संकुचन और प्रसरण की वजह से हो रहे हैं, लेकिन उनको ऐसा करने के लिए जो निर्देश मिल रहे हैं, गाइडेंस जो मिल रहा है, वो तंत्रिकाओं के द्वारा मिलता है। तो ये जो इस तरह का एक कोऑर्डिनेशन का जो सिस्टम है, इसको हम तंत्रिका तंत्र कहते हैं। तंत्रिका तंत्र की क्रियाशीलता जो है वो आपके एंडोक्राइन सिस्टम की अपेक्षा तेजी से होती है। इसके बारे में हम बाद में और चर्चा करेंगे। तो तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर में क्या क्या कार्य करता है, इसको अगर देखा जाए तो हम बता सकते हैं कि ये सजीव और उसके विभिन्न अंगों की क्रियाओं को नियंत्रित और नियमित करने का काम करता है। जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दिया मसल कॉन्ट्रेक्शन का, या ग्लैंडुलर सिक्रीशन का, या जैसे हमारा हृदय जो है वो लगातार बीट जो है वो कर रहा है, या मेटाबॉलिज्म, इन सभी क्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए तंत्रिका के संवेदना की आवश्यकता होती है, जिसको हम कहते हैं कि नर्व इनर्वेशन वहां पर होना चाहिए। दूसरी चीज कि हमारा जो तंत्रिका तंत्र है वो ऑर्गन्स और डिफरेंट सिस्टम्स और अंग तंत्र के बीच में एक कड़ी की तरह से काम करता है, और ये विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के बीच में एक समन्वय का काम करता रहता है,
जिससे कि हमारे शरीर की अखंडता बनी रहती है। चलिए इसका एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं हम इसके ऊपर, कि जैसे हम चल रहे हैं अगर, तो इसमें हमारे कौन कौन से सिस्टम काम कर रहे हैं। एक आपका स्केलेटल सिस्टम है जो कि हमारे शरीर को आधार प्रदान कर रहा है। दूसरा आपका पेशीय तंत्र या हमारा मस्कुलेचर। और तीसरा इनको गवर्न करने वाला कि कब आपका मसल का कॉन्ट्रेक्शन होगा, ये आपका तंत्रिका तंत्र। और एक चीज और आपने नोट करी होगी कि अगर आप अनबैलेंस्ड होते हैं तो हमारा शरीर अपने आप को बैलेंस जो है वो कर लेता है। तो हमारा जो इंटरनल ईयर है, वहां से जो संवेदी तंत्रिकाएं हैं, वो मस्तिष्क तक हमारे शरीर की पोजीशन के बारे में लगातार सूचनाएं भेजती रहती हैं। तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टाइप का सिस्टम है, और इन सब में आपका तंत्रिका तंत्र जो है वो इनको समन्वय का काम यहाँ पर कर रहा है, कोऑर्डिनेशन का काम कर रहा है इन डिफरेंट सिस्टम्स के बीच में। ठीक है, ओके। इसके अलावा जो ये सिस्टम है तंत्रिका तंत्र हमारा, ये जंतु और बाहरी वातावरण के बीच क्रियाओं को भी नियमित बनाए रखता है। जितने भी बाहर से हमारे को जो उद्दीपन मिलते हैं, वो जो संवेदी अंग हैं उनके द्वारा ग्रहण करके तंत्रिका तंत्र के द्वारा सूचनाएं जो है वो ले जाई जाती है। जैसे अगर आप किसी मिठाई की दुकान के बाहर से गुजर रहे हैं, तो वहां की जो स्मेल है, मिठाई की जो स्मेल है, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो आपके नाक के अंदर जाएंगे। वहां जो आपके संवेदांग हैं वो उसकी सूचना मस्तिष्क को देंगे, और मस्तिष्क उसको एनालाइज करता है। इसका मतलब कि भोजन जो है वो आसपास है। और उसी समय पर आपने देखा होगा कि हमारे मुंह में लार का सिक्रेशन भी होने लग जाता है। तो ये एक उद्दीपन है। वो जो गंध है भोजन की, वो एक उद्दीपन हो गया आपका। और जो हमारे संवेदी अंग हैं, जो घ्राण संवेदी अंग यहाँ पर काम कर रहे हैं इस उदाहरण में, और उसकी वजह से हमारे मुंह से सलाइवा का सिक्रीशन होने लगता है, जो कि आगे आने वाली जो पाचन की क्रिया है उसमें वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो ये एक उदाहरण मैंने आपको यहाँ पर इसका दिया है। ओके, तो कशेरुकियों के का जो तंत्रिका तंत्र है, उसमें आपने शायद लोअर क्लासेज या 11th या 12th में आपने पढ़ा है इसके बारे में, कि हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपका। और तंत्रिका तंत्र की जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है वो नर्व सेल है। जैसे हम हमारे शरीर की पूरी संरचना के लिए हम कहते हैं कि हमारा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो है ऑफ लाइफ इज आपका क्या हो गया, आपका ये सेल हो गया, कि आपकी सेल जो है एक आपका बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है। ठीक है, तो ये जो तंत्रिका तंत्र है उसमें जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है उनको हम तंत्रिका कोशिकाएं, नर्व सेल्स, या एक और नाम दिया जाता है इनको न्यूरॉन्स। ये जो कोशिकाएं हैं ये क्या करती हैं कि ये संवेदनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का काम करती हैं। और जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, जो संवेदी अंग हैं, वो इस चीज के ऊपर निर्भर करेगा कि वो किस प्रकार की सूचनाएं जो है वो ले जाते हैं। उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये जो सेल्स हैं ये आपका प्रकाश या विद्युत या ऊष्मा, आप किसी चीज को छूते हैं तो वो ठंडा है या गर्म है, इस चीज का आभास हमें हो जाता है। इसके अलावा रासायनिक और मैकेनिकल उद्दीपनों से ये कोशिकाएं उत्तेजित होती हैं, और इन्होंने इस उत्तेजनशीलता से जो सूचना प्राप्त की है उसको एक जगह से दूसरी जगह पर ये ले जाएंगे। तो इनकी दो प्रमुख जो विशेषताएं हो गई इन सेल्स की, एक तो हो गया आपका उत्तेजनशीलता। उत्तेजनशीलता से क्या मतलब हमारा यहाँ पर, कि जो भी चेंज हो रहा है एनवायरमेंट में, एक्सटर्नल एनवायरमेंट में या इंटरनल एनवायरमेंट में, उसको ये महसूस कर सकती हूँ। और दूसरा, वो जो सूचना मिली है आपको उसको वो एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा सकती है। तो हमारे शरीर में जो हमारे ग्राही अंग हैं, उन अंगों से सूचनाएं लगातार हमारे ब्रेन तक जाती है, और ब्रेन उन सूचनाओं को एनालाइज करके और उसको इफेक्टर ऑर्गन्स या जिनको हम प्रभावी अंग कहते हैं
वहां तक सूचनाएं ये पहुंचाता रहता है। तो इस प्रकार एक लगातार एक सूचना का प्रवाह जो है वो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स टू इफेक्टर ऑर्गन्स, संवेदांगों से आपका जो इफेक्टर ऑर्गन्स हैं, जिनको प्रभावी अंग हम यहाँ पर कहेंगे, वहां तक ये सूचनाएं लगातार वहां पर पहुंचाई जाती रहती है। तो ज्यादातर जो संवेदी अंग हैं वो हमारी शरीर की सतह या उसके आसपास जो है वो होते हैं, और ये जो अंग हैं वो या तो ग्रंथियों के रूप में होंगे या पेशियों के रूप में पाए जाते हैं। ये आपका जो मैं बता रहा था ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हो गया, इससे फिर नर्व निकलेगी अलग अलग और ये शरीर के विभिन्न भागों तक जाती है। ये एक आपका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है कि किस प्रकार से हमारा जो ब्रेन है, ये यहाँ स्पाइनल कॉर्ड होगी, मेडुला ऑब्लांगेटा, फिर आपका स्पाइनल कॉर्ड जो है वो रीढ़ की हड्डी से होती हुई वहां जाएगी और वहां से विभिन्न भागों से तंत्रिकाएं निकल करके और जैसे स्किन में गई है आपकी, है ना। तो यहाँ पेन का कोई महसूस हुआ आपको, गर्म ठंडा हुआ, या प्रोपेरियो रिसेप्टर होते हैं जो कि प्रेशर को डिनोट करते हैं, या थिग्मो रिसेप्टर्स कहलाते हैं जो कि टच को डिनोट करते हैं। अगर आपको कोई छूता है तो आपको पता चल जाता है कि हमें किसी ने छुआ है। तो ये जो सूचनाएं हैं ये वहां तक संवेदी अंगों के द्वारा वहां तक ये लगातार पहुंचाई जाती रहती है। ओके, तो ये जो सिस्टम है हमारा सूचना के आदान प्रदान का, इसके कुछ बेसिक कंपोनेंट्स हैं, कुछ घटक हैं इसके। पहली चीज होगी आपकी सेंस ऑर्गन या रिसेप्टर्स। तो ये क्या करते हैं कि ये वातावरण में होने वाले परिवर्तन से प्रभावित होते हैं, और ये तीन प्रकार के होते हैं। एक को हम कहते हैं एक्सटीरियो रिसेप्टर्स, बाह्य ज्ञान इंद्रिय, यानी जो बाहर की सूचनाओं को एकत्रित करती है। जैसे आपकी आईज जो है वो लाइट में होने वाले परिवर्तन के द्वारा सूचनाओं को ग्रहण करती है। आपका कान जो है वो जो साउंड है, ध्वनि है, उसको रिसीव करता है, और हमारी जो नाक है वो गंध, यानी उसका जो केमिकल एनालिसिस होकर के हमें पता लगेगा कि ये गंध किस प्रकार की है। और स्किन जो है आपकी वो ताप और स्पर्श की सूचनाएं जो है वो ले जाती है। तो ये हमारी बाह्य ज्ञानेंद्रियां हैं। और जो अंत ज्ञानेंद्रियां हैं, इंटीरियो रिसेप्टर हैं, ये क्या होता है कि हमारे जो विसरल ऑर्गन्स हैं उनमें पाए जाने वाले सूक्ष्म संवेदांग हैं, जो कि शरीर के आंतरिक वातावरण में जो परिवर्तन हो रहे हैं उन उद्दीपनों को ये ग्रहण वहां पर करते हैं। एक हो गया आपका स्वाम्य ज्ञानेंद्रियां, या इनको प्रोप्रियोसेप्टर्स कहा जाता है। ये हमारी जो जॉइंट है बोन्स के, वहां पर जो हमारी वॉलेंट्री मसल्स हैं वहां पर, और लिगामेंट्स पर होते हैं, जो हमारी ऐच्छिक गतियों और दबाव से उत्पन्न होने वाले उद्दीपनों को हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं। तो ये इसमें ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि यहाँ हम क्या बता रहे हैं कि जो संवेदांग हैं वो तीन प्रकार के हो गए आपके, जो शरीर के बाहर हैं, जो शरीर के अंदर हैं, और एक तीसरा और प्रकार दे दिया हमने कि प्रोपेरियो रिसेप्टर्स, जो कि प्रेशर में होने वाले चेंज के को बताते हैं हमारे को। ओके, दूसरा प्रकार हो गया हमारा इफेक्टर ऑर्गन्स, या जिनको हमने प्रभावी अंग या अपवाहक रचनाएं इनको कहा जाता है। तो जो इंफॉर्मेशन मिली है हमें, अब उसको क्रियान्विति कौन करेगा उसका। चलिए जैसे एक उदाहरण देता हूं, उससे आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। जैसे आप कहीं से जा रहे हैं और अचानक आपको शेर या चीते की आवाज सुनाई देती है, तो आपका क्या रेस्पॉन्स होगा। आपने एक आवाज सुनी, वो आवाज आपके ब्रेन में गई, और भले ही आपने शेर या चीता नहीं देखा हो, लेकिन वो जो आवाज है वो एक अलग प्रकार की आवाज है आपके लिए, वो डराने वाली आवाज है। तो आपका ब्रेन जो है वो एनालाइज करके और आपके इफेक्टर ऑर्गन्स को ऑर्डर करेगा कि यहाँ से भागो। तो उसमें आपकी जो पेशियां हैं वो संकुचित और प्रसारित होंगी, जिसकी वजह से आपके हाथ और पैरों का मूवमेंट होगा और आप वहां से दूर चले जाएंगे। तो ये जो ऑर्गन्स हैं जिसने की ऑर्डर को फॉलो किया, या वो अंग जो कि मस्तिष्क से मिलने वाले आदेशों का पालन करते हैं, वो आपका
इफेक्टर ऑर्गन्स जो हैं वो हो जाएंगे। तो ये जो हैं वो तंत्रिका तंत्र के निर्देश के अनुसार कार्य करती हैं, और ज्यादातर में ये ग्लैंड्स होती हैं या रेखित और अरेखित पेशियां ये होती हैं। अब आप कहेंगे ग्लैंड्स कैसे होती हैं? तो ग्लैंड्स में मैंने आपको उदाहरण दिया कि मिठाई की गंध अगर आपको आ रही है तो आपका सलाइवा का सिक्रीशन जो है होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब हमने देख लिया कि एक आपका वो चीज है जो कि आपको सूचना एकत्रित कर रहा है, और दूसरा उस सूचना के अनुसार काम कर रहा है। तो इन दोनों को जो जोड़ने वाला भाग है वो आपका कम्युनिकेशन सिस्टम है। तीसरा जो भाग हो जाएगा इसका, ये क्या करता है कि ये संवेदान और जो इफेक्टर ऑर्गन्स हैं आपके अपवाहक रचना है, इनके मध्य सूचना को प्रसारण का काम ये करता है। तो इसमें सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स की महत्वपूर्ण भूमिकाएं जो है वो होती है। ये क्या होते हैं इनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, इसके जस्ट बाद में जब हम इनके बारे में आएगा तो वहां पर न्यूरॉन्स के टाइप्स में वहां पर इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ओके, तो ये न्यूरॉन की संरचना की अगर हम बात करें तो ये हमारे तंत्रिका कोशिका जिसकी हम बात कर रहे थे कि ये इसका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है तंत्रिका तंत्र का। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि तीन मुख्य भाग आपको इसके अंदर नजर आ रहे हैं। एक हो गया आपका साइटोन, सेल बॉडी कहा जाता है इसको। इस साइटोन से कुछ प्रवर्ध जो हैं वो आपको निकले हुए नजर आ रहे हैं, जो कि शाखित हैं प्रवर्ध ये, है ना? इनको हम डेंड्राइट्स कहते हैं। ये डेंड्राइट्स क्या कहते हैं कि दूसरी जो कोशिका है, इसी प्रकार की कोशिका एक दूसरे से चेन के रूप में जुड़ी हुई ये रहेगी। यहाँ से जो सूचनाएं हैं वो हमेशा डेंड्राइट से सेल बॉडी की तरफ होती है। तो ये तो इसकी कोशिका हो गई, और ये दो या तीन प्रकार के प्रवर्ध, एक कोलेटरल भी होता है जो हमने इस डायग्राम में नहीं बताया, वो भी बाद में आपको बताएंगे। तो ये इस प्रकार की संरचना जो है वो होती है। तो एक तो हो गया आपका सेल बॉडी, इनके बारे में भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी जो डायग्राम है उसको आप ढंग से समझ लीजिए एक बार। और इसके ऊपर जो प्रवर्ध है ये डेंड्राइट्स हो गए। इससे एक लंबा प्रवर्ध जो है वो निकला हुआ रहता है जिसको हम एक्सोन कहते हैं। यहाँ मैं इस डायग्राम में आपको जो चीज बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि सूचनाओं का आदान प्रदान जो है वो इस प्रकार से किया जाता है। जैसे एक इलेक्ट्रिक वायर है, जो अगर कहीं हमें कहीं सूचना ले जानी है या जैसे बिजली ले जानी है, तो वो वायर अगर छोटा पड़ गया तो हम क्या करेंगे, दूसरा वायर जोड़ देंगे उसमें। इस प्रकार से एक वायर से दूसरे वायर तक जो है वो इंफॉर्मेशन जाएगी। उसी प्रकार से जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है इलेक्ट्रिक वायर में। और यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि यहाँ पर इनका जो ज्वाइंट है वो कंटिन्यूअस नहीं होगा। सिनेप्स में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये सेल बॉडी हो गई आपकी। सूचनाएं सेल बॉडी की तरफ जो लाते हैं वो हो गया डेंड्राइट, और सेल बॉडी से दूर जो ले जाते हैं वो आपका एक्सॉन हो गया। ठीक है, अब जब ये एक्सॉन, इसके ऊपर तंत्रिका आवेग का संचरण जब होता है, हाँ एक चीज और देखिए, हमने यहाँ माइलिन शीट बनाई है। माइलिन शीट जो है वो क्या करती है कि इसको एक्सोन को कवर करने का काम जो है वो करती है। लेकिन इसमें कुछ भाग बीच के अनकवर्ड भाग जो है होते हैं, इनको नोड्स और इंटरनोड्स कहा जाता है, नोड्स ऑफ ब्रेन भी है। तो एक साल्टेटरी कंडक्शन जो है वो इसके अंदर होता है, इसके बारे में भी हम बाद में चर्चा करेंगे। अब जब ये एक्सोन खत्म होता है तब ये शाखाओं में बंट जाता है, और ये इसकी टर्मिनल ब्रांचेज है। तो ये क्या करेगा, इसके दूसरे जो न्यूरॉन है उसके डेंड्रॉन के साथ में जॉइंट बनाएगा, जिसको कि हम सिनेप्स कहते हैं। इसके बारे में भी हम बाद में चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम इस बारे में चर्चा करेंगे कि न्यूरॉन्स के टाइप्स जो हैं वो क्या क्या है, न्यूरॉन का संगठन जो है वो किस प्रकार का होता है। ये जो स्ट्रक्चर मैंने अभी आपको बताया है इसके बारे में हम और थोड़ा डिटेल से बात इसमें हम करेंगे। ओके, थैंक यू। इसको वीडियो को आप देखें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को कहें कि वो वीडियो देखें, और क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। ओके।